नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 2 करोड़ रुपए के चंदे पर आम आदमी पार्टी की सफाई। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली निवासी मामले में चुनाव आयोग ने दी क्लीन चिट। कांग्रेस करेगी घोषणा पत्र के दूसरे भाग का ऐलान। किरण बेदी ने कहा आ जाएगा बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट। रिजर्व बैंक आज करेगा मौद्रिक नीति की समीक्षा। आधार दरों में कटौती पर सबकी नजर। दिसंबर महीने में कोर सेक्टर की विकास दर गिरी। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुए भारत, चीन और रूस। कहा आतंकियों को मिलने वाली वित्तीय और सामरिक सहायता पर लगे तुरंत रोक। केंजी गोटो और नायुकावा की हत्या के बाद जापानी विदेश नीति को लेकर छिड़ी बहस। कहा सभी देशों को अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का मिले अधिकार। शुरुआत करेंगे दिल्ली के चुनावी दंगल से जुड़ी कुछ अहम खबरों के साथ। आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की जांच सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी से कराने की मांग की है। इस कड़ी में पार्टी के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल सुप्रीम कोर्ट में आज अर्जी लगाएगा। दरअसल आम आदमी पार्टी पर 4 बोगस कंपनियों से 2 करोड़ रुपए चंदा लेने का आरोप लगा है। आरोप एक समय में आम आदमी पार्टी के करीबी रहे गैर सरकारी संगठन आवाम में लगाया है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि उनको मिलने वाले चंदे में पूरी पारदर्शिता बरती जाती है। 2 करोड़ रुपए के विवादित चंदे पर सफाई देते हुए पार्टी ने कहा कि ये रकम उसे चेक से मिली थी और संगठन ने उसकी पूरी जांच की है। हालांकि इसके बावजूद पार्टी किसी भी जांच के लिए तैयार है। जब भी कोई हमें पेमेंट होता है, हम उसका एक अमाउंट के ऊपर का पेमेंट होता है, हम पैन नंबर लेते हैं। वही हमने इस केस में किया। हम जैसे ही वो पैसा हमारे पास पहुंचता है, हम उसे सार्वजनिक कर देते हैं। देश की कोई पार्टी ये नहीं करती। पार्टी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश का आरोप भी लगाया। जो फाइलें इनके पास इतने दिनों से पड़ी थी, जिसमें जानते हैं कि कुछ नहीं है, उसको जानबूझ के 5 दिन पहले लाया जा रहा है ताकि कोई सच ना जान सके और बस कीचड़ कहीं ना कहीं चिपक जाए। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस को मिलने वाले चंदे पर भी सवाल उठाए। और कांग्रेस और बीजेपी के पास ये दसियों हजार करोड़ रुपए कहां से आते हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये पूरे देश भर के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग लगाने के पैसे कहां से आते हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। सारे टेलीविजन चैनल के एडवर्टाइजमेंट खरीदने की, अखबारों में फ्रंट पेज के विज्ञापन देने के पैसे कहां से आते हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की फंडिंग को लेकर पहले भी सवाल किए गए हैं, लेकिन चुनाव प्रचार थमने से 3 दिन पहले बोगस कंपनियों से चंदा लेने के आरोप से पार्टी को चुनाव में नुकसान न हो, इसके लिए पार्टी को अतिरिक्त मशक्कत करनी होगी। आम आदमी पार्टी को मिले 2 करोड़ रुपए के चंदे के विवाद में पार्टी ने आक्रामक रुख अपनाया है। पार्टी का कहना है कि उनको मिला चंदा पूरी तरह से वैध और पारदर्शी है, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी उन कंपनियों को क्लीन चिट नहीं दे पाई जिन्होंने ये चंदा दिया था। कैमरामैन शिव कुमार के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का रहवासी माना है। आयोग ने कहा है कि वो यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता किरण वालिया ने उन पर गलत पता देने का आरोप लगाया था। किरण वालिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील भी की थी, जिस पर कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए केजरीवाल से जवाब मांगा है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार अरविंद केजरीवाल को ताजा मामले में हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा है। नोटिस में केजरीवाल से पूछा गया है कि क्यों ना उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाए। कोर्ट में कांग्रेस नेता किरण वालिया ने पुनर्विचार याचिका दायर कर ये बताया था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नहीं रहते, लिहाजा उनकी उम्मीदवारी खारिज हो जानी चाहिए। केजरीवाल जी जिस पते पे रहते हैं, कहते हैं कि मैं रहता हूं, उस पते पे नहीं रहते और हमारे पास बहुत से ऐसे प्रमाण हैं कि वो शुरू से ऐसे लगातार करते आ रहे हैं। उन चीजों को सामने रखा गया कोर्ट के सामने ताकि उन चीजों पे गौर किया जाए। किरण वालिया ने अरविंद केजरीवाल के स्थायी पते के अलावा 2 और मुद्दों को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। वालिया के मुताबिक केजरीवाल ने चुनाव आयोग के सामने जो हलफनामा दायर किया है, उसमें एक एफआईआर का जिक्र नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि उसके पास दोनों सवालों का माकूल जवाब है और पार्टी हाईकोर्ट के नोटिस का जवाब देगी। अरविंद जी को आप लोग जानते हैं, वो इतने पिछले 1.5-2 सालों से लगातार अपने नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंपेन कर रहे हैं।
जिस जगह पे रहकर उन्होंने कैंपेन किया उस जगह का एड्रेस है, उसमें क्या गड़बड़ है? अगर फिर भी अगर नोटिस आएगा, हमारे पास अभी पहुंचा नहीं है, जैसे ही आएगा जो भी जवाब देना होगा उचित जवाब हम देंगे। इस मामले को लेकर बीजेपी भी राजनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश में है। बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली की जनता के सामने केजरीवाल का असली चेहरा आ गया है। कोर्ट के नोटिस के बाद बीजेपी खेमे में काफी उत्साह है। देखिए, हाई कोर्ट ने नोटिस उनको जारी किया है, लेकिन दिल्ली की जनता ने भी अरविंद केजरीवाल को नोटिस दे दिया है कि उनको जो वो ख्वाब झूठे दिखाते हैं उस पर नोटिस दिल्ली की जनता ने उनको दे दिया है और इस बार के चुनाव में सिंगल डिजिट में रह जाएगी आम आदमी पार्टी। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के मुताबिक किसी राज्य से चुनाव लड़ने के लिए उसका नागरिक होना अनिवार्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, प्रचार के जरिए नए नए विवाद पैदा हो रहे हैं। कल बीजेपी ने नए विज्ञापन से केजरीवाल पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी ने इसे सीधा हमला मानते हुए बीजेपी पर जातिवादी राजनीति करने का आरोप लगाया। मुद्दा इतना गरमाया कि दोनों ही पार्टियां शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंच गईं। बीजेपी का ये दूसरा विज्ञापन है जिसने फिर विवादों को हवा दे दी है। विज्ञापन में केजरीवाल को उपद्रवी गोत्र बताया गया तो आम आदमी पार्टी ने इसे जाति विशेष का अपमान बताते हुए माफी की मांग की। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग में भी इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी ने अखबारों में इश्तिहार निकाला है, इसमें तो इन्होंने हद कर दी है। उन्होंने पूरे अग्रवाल समाज को उपद्रवी बताया है। इसकी शिकायत हम इलेक्शन कमीशन से करेंगे क्योंकि बीजेपी अब जातिगत हमलों पे उतर आई है। बीजेपी ने विज्ञापन पर विवाद के बाद इसका बचाव किया है। पार्टी ने कहा है कि विज्ञापन में आम आदमी पार्टी की अराजक राजनीतिक सोच पर हमला किया गया था, लेकिन उसने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसे जातिगत रंग दिया है। जातिगत विषय में हमने कोई टिप्पणी नहीं की, इसका वो राजनीति में लाभ उठाना चाहते हैं और उसकी कंप्लेंट हमने की है। बीजेपी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि उनके एक विज्ञापन से आम आदमी पार्टी के चुनावी मुद्दे में जाति का मुद्दा भी जुड़ जाएगा। अब एक विज्ञापन पर दो शिकायतें दर्ज हो रही हैं। उधर पोस्टर विवाद में निजी हमलों को कांग्रेस ने गलत बताया है, लेकिन इसकी शुरुआत के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। It was Kejriwal's turn first, he was printing the photographs of his opponents without their permission to abuse them, and that was the height of the misconduct as far as an election is concerned. इससे पहले भी बीजेपी के पोस्टर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया जा चुका है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार की कड़ी में रोहिणी में एक रैली करेंगे। आज ही बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट भी आएगा। वहीं कांग्रेस भी अपने घोषणा पत्र का दूसरा हिस्सा जारी करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में है। जाहिर है ऐसे में सभी पार्टियां प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रही। प्रचार के मैदान में सभी पार्टियों के दिग्गज नेता और स्टार प्रचारक उतर चुके हैं। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के रोहिणी इलाके में आज रैली करेंगे। इससे पहले उन्होंने शाहदरा और द्वारका में रैलियों को संबोधित किया था। विधानसभा चुनाव में लंबे अरसे के बाद आज ही बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट भी आएगा। तो आज दिन है बीजेपी का दिल्ली प्रशासन के लिए विजन डॉक्यूमेंट। हर डिपार्टमेंट को किस तरीके से भली भांति सुविधा मिलेगी, प्रगति मिलेगी, साधन मिलेंगे और पहुंचेगी हर जगह। ये मैंने सबसे पहले कहा था, ये सबकी दिल्ली है, सबकी दिल्ली। आज सबकी दिल्ली का के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट आप दोपहर को देखेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप होगी हाजिर और वो उसको रिलीज करेगी। मैं भी उसको प्रेजेंट करूंगा। चरम पर चुनाव के बीच आज कांग्रेस भी अपने घोषणा पत्र के दूसरे हिस्से का ऐलान करेगी। गौरतलब है कि दिल्ली के सियासी समर में कांग्रेस ने सबसे पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कल दिल्ली के बवाना इलाके में एक रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही पार्टी के स्टार प्रचारकों की कई इलाकों में जनसभाएं भी होंगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी प्रचार के अंतिम दौर में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उनके अलावा पार्टी के दूसरे नेताओं की जनसभाएं भी होंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र आ चुके हैं। देखने वाली बात होगी कि आज बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में दिल्ली की जनता को क्या-क्या चुनावी वादे मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और आरोप प्रत्यारोपों के बीच दिल्ली चुनाव के ओपिनियन पोल्स ने राजनीतिक दलों में बेचैनी बढ़ा दी है। सर्वे में दिखाई जा रही अलग अलग तस्वीरों से मतदाताओं के मूड का पता लगाना भी मुश्किल हो रहा है। ओपिनियन पोल्स में बीजेपी को बहुमत से लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर जैसे कयास लगाए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज और नीलसन के सर्वे में आम आदमी पार्टी को 50% वोट मिल रहे हैं। इसी सर्वे में बीजेपी को 41% और कांग्रेस को 9% वोट मिलते दिख रहे हैं। पत्रकार द वीक और IMRB की ओर से कराए गए सर्वे में बीजेपी को 36, आम आदमी पार्टी को 29 और कांग्रेस को 4 सीट दिखाई गई हैं। वहीं जनवरी के आखिरी हफ्ते में किए गए इंडिया टीवी सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 47%, आम आदमी पार्टी को 40% और कांग्रेस को 10% वोट मिलते हुए दिखाया गया है। अधिकतर सर्वे में अरविंद केजरीवाल को सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताया गया है। दिल्ली में इस बार 2015 का विधानसभा का चुनाव है और हम दिल्ली वाले ये चाहते हैं कि पिछली बार की तरह कोई इस बार भी हैंग असेंबली न हो। इसलिए मैं इस बार बहुत सोच समझ के अपने मतानुसार किसी एक अच्छी पार्टी को अपना मत दूंगा। आम आदमी पार्टी का दावा है कि ताज़ा सर्वे पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता दिखा रहे हैं। Everybody in Delhi is talking about Aam Aadmi Party now. Everybody is looking for 10th February when the people of Delhi will get honest government. लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इन सर्वे को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। कॉन्फिडेंस इतना ऊपर लगता है मुझे भारतीय जनता पार्टी का कि शायद 60 से ऊपर सीटें दिल्ली में कोई मेरे ख्याल से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि एक अंडर करंट है लोगों में, एक अंदर बहुत ज़्यादा मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक अजीब सा विश्वास लोगों में दिखता है। कांग्रेस इज नॉट अ 10 years 20 years old पार्टी। कांग्रेस is 130 years old, and Congress strength is always that we reach to the people. ओपिनियन पोल्स में कड़ी टक्कर के बाद कोई भी पार्टी मौका नहीं चूकना चाहती, इसीलिए प्रचार के आखिरी दिनों में भी वो पूरा जोर लगा रही हैं। दिल्ली के चुनावी समर में बीजेपी ने जहां आम कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े योद्धा उतारे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी का पूरा ध्यान हर गली, हर मोड़, हर रोड शो और हर रैली पर है। दिल्ली के चुनावी सर्वेक्षण भी दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर की ओर इशारा करते हैं। तो सांसें थाम के बैठिए, क्योंकि दिल्ली चुनाव के नतीजे किसी भी सस्पेंस थ्रिलर को मात देने का दम रखते हैं। दिल्ली से राज्यसभा टीवी के लिए कृति मिश्रा। और देश की सियासी पार्टियां महिला आरक्षण को लेकर भले ही तमाम दावे करती हो, लेकिन चुनाव आते ही महिला आरक्षण का मुद्दा नेपथ्य में चला जाता है। इतना ही नहीं, राजनीतिक दल महिला उम्मीदवारों को टिकट देने में भी दरियादिली नहीं दिखाते। दिल्ली चुनाव में इस बार 63 महिला उम्मीदवारों का होना इस बात की तस्दीक भी करता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने महिला सुरक्षा को अहम मुद्दा माना है। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर राजनीतिक दलों ने बड़े बड़े वायदे किए हैं। विधायिका यानी लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की हिमायत सभी सियासी दल करते हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में 673 उम्मीदवारों की फहरिस्त में केवल 63 महिलाओं का नाम होना इस मसले पर राजनीतिक दलों की गंभीरता को बताता है। I would say this government has no excuses at all, because this time it is a government that is not dependent on any other party, nothing. So they cannot claim any excuses. They should pass it without any delay whatsoever in the coming session. 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो 71 महिला उम्मीदवार मैदान में थीं। It reflects the society. It's a patriarchal society reflected in every political party. अगर महिला रिप्रेजेंटेटिव होती है तो वो महिलाएं बड़ी इजीली कनेक्ट कर सकती है। देखें, रात को 2 बजे भी बिना हिचक के किसी महिला को वो कॉल कर सकती हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इस बार मात्र 63 महिलाओं को टिकट मिले हैं, जिससे कि ये बात काफ़ी हद तक साफ हो गई है कि राजनीति भी कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान क्षेत्र है। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने के लिए ये बात ज़रूरी है कि जो 33% महिलाओं के आरक्षण की बात जो कई समय से की जा रही है, उसको जमीनी स्तर पर पूरा किया जा सके। इस बार चुनावों में बीजेपी ने 8, कांग्रेस ने 5 और आम आदमी पार्टी ने 5 महिला उम्मीदवारों को प्रत्याशी बनाया है। स्मृति रस्तोगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुशल वक्ता बताने वाले बयान पर कांग्रेस ने शशि थरूर का बचाव किया है। हालांकि इसके बहाने पार्टी ने नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को लेकर सवाल भी उठाए हैं। तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष EVKS इलानुगुवान को भी पार्टी ने क्लीन चिट दी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में दिए गए कांग्रेस नेता शशि थरूर के बयान में पार्टी ने कुछ भी गलत नहीं माना है। कांग्रेस ने कहा कि शशि थरूर ने मोदी को मास्टर कम्युनिकेटर कहकर कोई चूक नहीं की है। उल्टे कांग्रेस ने इस बयान के जरिए
नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि मोदी ने जनता से जो वादे किए थे उन्हें वो पूरा करने में नाकाम रहे हैं। उनके वक्तव्य का क्लियर फोकस है कि कथनी और करनी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। कथनी हम सब कर सकते हैं, आप भी मैं भी, करनी में जोर पड़ता है और यही उद्देश्य, यही स्पिरिट है, यही आत्मा है उस वक्तव्य की। उसको कृपया डिस्टॉर्ट नहीं करें। हम जानते हैं कि कब कौन क्या कह रहा है, उसका सही मतलब क्या है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष EVKS इलान गोवान को भी क्लीन चिट दी है। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदम्बरम को लेकर बयान दिया था। ये सब अटकलें हैं और इस प्रकार के स्पेकुलेशन पे हम रिएक्ट नहीं करते हैं। एलंगोवल जी ने खुद ने स्पष्ट कर दिया है कि ये उन्होंने आम तौर पे बोला था, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बोला था। गौरतलब है कि शशि थरूर ने पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में बयान दिए थे, जिसको लेकर कांग्रेस को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब पार्टी ने उनके बयानों को आधार बनाकर ही नए मुद्दों को हवा दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिसंबर महीने में देश के 8 प्रमुख उद्योगों की विकास दर 2.4% रही है, जो कि पिछले 3 महीनों में सबसे कम है। कच्चे तेल के उत्पादन की विकास दर में 1.4% की गिरावट दर्ज की गई है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन भी 3.5% गिरा है। खाद के उत्पादन में 1.6% की कमी आई, जबकि इस्पात का उत्पादन 2.4% गिरा है। इस बीच कुछ क्षेत्रों में बढ़त भी देखी गई। बिजली का उत्पादन 3.7% बढ़ा, सीमेंट के उत्पादन में भी 3.8% की बढ़त रिकॉर्ड की गई। पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्शन 6.1% बढ़ा, जबकि कोयले के उत्पादन में 7.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये 8 क्षेत्र कुल औद्योगिक उत्पादन का 38% होते हैं। और वहीं भारतीय रिजर्व बैंक आज मौद्रिक नीति की समीक्षा पेश करने वाला है। सभी की नजरें आज गवर्नर रघुराम राजन पर होंगी। उद्योग जगत उम्मीद लगाए बैठा है कि RBI आधार दरों में कटौती का ऐलान करे, जिससे ब्याज दरें कम हो सके। उनका तर्क है कि महंगाई काबू में है और विकास दर को बढ़ाने की सख्त जरूरत भी है। हमारी संवाददाता कृति मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका हम रुख करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। कृति, सबकी नजरें हैं कि आज क्या दरों में कटौती का ऐलान होता है। एक तरफ माना जा रहा है कि ऐलान होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में रेपो रेट में कटौती की गई थी, इसलिए ऐसी संभावना कम है। क्या आसार लग रहे हैं? देखिए प्रीति, जब 15 जनवरी को 25 बेसिस पॉइंट RBI ने घटाए थे तो रघुराम राजन ने कहा था कि अगला जो कट होगा वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स और फिस्कल सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो दिसंबर में रिटेल इन्फ्लेशन 5% पे था और वहीं WPI इन्फ्लेशन 0 के करीब था। और अगर हम फिस्कल सिचुएशन की बात करें तो कोल इंडिया के डाइवेस्टमेंट के बाद सरकारी खाते में 22,000 करोड़ से ज्यादा और सेल के डाइवेस्टमेंट के बाद 1,000 करोड़ से ज्यादा है। तो फिस्कल सिचुएशन कहीं ना कहीं इंप्रूव कर रही है। और वहीं हम रुपए की बात करें तो कल ही के जो आंकड़े आए हैं तो रुपए 6 पैसे डॉलर के वनस्पत स्ट्रॉन्गर इमर्ज किया है। और फैक्ट्री आउटपुट का जो कल आंकड़ा आया है उसमें यह दिखाया गया है कि फैक्ट्री आउटपुट 3 महीने के निचले स्तर पर है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा दबाव है कि ब्याज दरों में कटौती की जाए ताकि ग्रोथ को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन वही कई जानकारों का यह मानना है कि अभी रघुराम राजन इंटरेस्ट रेट नहीं घटाएंगे क्योंकि वो बजट का वेट करेंगे। बजट के बाद सरकार का क्या फिस्कल स्टैंस होने वाला है, इसके बाद RBI अपनी नीति अपनाएगा। तो कुछ ही समय बाकी है प्रीति, और कुछ ही देर में इन अटकलों पर विराम लग जाएगी और पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। जी प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस जानकारी के लिए जुड़ने के लिए। बजट के बाद ही पॉलिसी की दरें घटाने का फैसला भी हो सकता है। हालांकि ये भी संभावना है कि जिस तरह के आंकड़े महंगाई को लेकर और तमाम औद्योगिक उत्पादन को लेकर सामने आए हैं उससे कुछ असर पड़ेगा और हो सकता है कि कटौती का ऐलान मुमकिन हो। और थोड़ी ही देर में आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान RBI की तरफ से किया जाएगा। आइए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। भारत, चीन और रूस ने एक स्वर में आतंकवाद की निंदा की है। कल बीजिंग में तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में जहां आपसी मुद्दों पर चर्चा हुई, वहीं आतंकवाद का भी मुद्दा खास तौर पर वार्ता का विषय रहा। जापान के नागरिकों की हत्या के बाद हो रही इस बैठक में तीनों नेताओं ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ और ज्यादा कठोर कदम उठाने की जरूरत है और आतंकी संगठनों को मिल रही वित्तीय और सामरिक सहायता को बंद करने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। The ministers reiterated
that there can be no ideological, religious, political, racial, ethnic or any other justification for acts of terrorism. They underlined the need to bring to justice perpetrators, organizers, financiers and sponsors of terrorist acts. They called for early conclusion of negotiations on the Comprehensive Convention on International Terrorism. मई में चीन दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के गृह राज्य का दौरा करेंगे। चीन के दौरे पर गई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रविवार को प्रधानमंत्री के चीन दौरे की पुष्टि की थी। भारत के महत्व को समझते हुए चीन के राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर सुषमा स्वराज से सोमवार को मुलाकात की। भारत और चीन में व्यापार की पहल आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस सांकेतिक व्यवहार को अहम माना जा रहा है। शी जिनपिंग से मुलाकात में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दोनों देशों के रिश्ते में किसी तीसरे देश से मतलब न होने की बात कही। चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पिछले साल उनकी मुलाकात के दौरान हुए समझौतों को लागू करने के लिए अनुकूल माहौल बन रहा है। सुषमा स्वराज ने चीन के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। We will make it easier for Chinese companies to do business in India and expect that similar encouragement would be given to our companies to expand their business in China. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बाद में RIC यानी रूस, चीन और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच त्रिस्तरीय बातचीत में भी शिरकत की। इस बैठक में सुषमा स्वराज ने पहली बार हिस्सा लिया। बैठक के बाद उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि रूस और चीन ने आतंकवाद को हर तरह की मदद रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत के दिए प्रस्ताव को समर्थन की बात कही है। 1996 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव दिया था, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। वो पिछले 19 वर्षों से पड़ा है, आगे नहीं बढ़ा। क्या आज RIC के तीनों विदेश मंत्री इस पर एक समझ बना सकते हैं कि इसको जल्दी कंक्लूड किया जाए? मैं धन्यवाद देना चाहती हूं अपने दोनों साथी विदेश मंत्रियों का कि दोनों ने इस बात को भी स्वीकार किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसके पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से अलग से भी मुलाकात की। सुषमा स्वराज 5 फरवरी को दिल्ली वापस लौटेंगी। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चीन को भरोसा दिलाया है कि उसे भारत और अमेरिका के अच्छे संबंधों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसने चीन को चेतावनी भी दी कि वो समुद्री मामलों पर वियतनाम और फिलीपींस जैसे छोटे देशों को न डराए। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। अपने नागरिकों केंजी गोटो और नायुकावा की मौत से गमज़दा जापान में अब एक नई बहस ने जन्म ले लिया है। इस शांति पसंद मुल्क ने अब विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर नए सिरे से नीतियां बनाने की हिमायत की है। 1945 जापान के हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु हमला। जापान ही नहीं पूरी दुनिया के अमन के पैरोकारों ने इसे मानवीयता के खिलाफ सबसे बड़ा हमला करार दिया। लेकिन अपने खिलाफ हुए इस हमले के बावजूद जापान ने शांति की राह चुनने का जो जज्बा दिखाया, पूरी मानवता के इतिहास में उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं दिखती। जापान ने कहा था कभी युद्ध नहीं होने देंगे। करीब 6 दशक बाद 2015 ISIS आतंकियों के जापानी नागरिकों हारू नायुकावा और केंजी गोटो की बेरहम हत्या से जापान एक बार फिर गमज़दा है। रंज और गम के ऐसे वक्त में जापान की आवाम सोच रही है कि क्या हथियार नहीं उठाने का उनका संकल्प कोई भूल थी। शांति की राह पर चलने वाले इस मुल्क की संसद में विदेशी सरजमी पे अपने नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा जब गूंजा तो एक स्वर में आवाज आई कि आतंकवादियों को उनकी ही जुबान में जवाब देना होगा। 現在の段階においてはですね、もし法人があるいは NGO の方々も含めて危険な状況に陥ったときにそういう方々をですね、これは受け入れ国の了承が必要でありますが、受け入れ国の了承の中において जापानी नागरिकों की हत्या की दुनिया भर में निंदा की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबट ने इसे बर्बरतापूर्ण करार दिया है। वहीं इराक ने IS के खिलाफ चल रहे संघर्ष को तीसरे विश्व युद्ध की संज्ञा दी है। आतंक के साए में जी रही दुनिया के सामने ये बहस इस सवाल को उठाने के लिए काफी है, दुनिया में अमन की सलामती की राहें क्या होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और अब बात एक बेजोड़ अभिनेत्री की। आज मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान का जन्मदिन है। 50 और 60 के दशक में अपनी बेमिसाल अभिनय से उन्होंने सिने प्रेमियों के दिलों में एक अलग जगह बनाई। बेजोड़ अभिनय और लीक से हटकर काम करने की उनकी सोच उन्हें सितारों की भीड़ में एक ऊंचा दर्जा दिलाती है। आइए वहीदा जी को जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं उनकी फिल्मों के बेहतरीन गीतों के जरिए। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे महक प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गले का फेरा। आना मोरा सैया जब चमकना उस रात को जब मिलेंगे तन मन पिया तो से ना लगे रे, कांटों से खींचे आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल। हो कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चलो बुशर्ट पहने खाए के बीड़ा पान, पूरा रायपुर से अलग है सैया जी की शान। ससुराल गेंदा फूल सैया छेड़ देवे, ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सास गारी देवे, देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबुल का अंगना भावे। और अब आखिर में हेडलाइंस। 2 करोड़ रुपए के चंदे पर आम आदमी पार्टी की सफाई। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली निवासी मामले में चुनाव आयोग ने दी क्लीन चिट। कांग्रेस करेगी घोषणा पत्र के दूसरे भाग का ऐलान। किरण बेदी ने कहा आ जाएगा बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट। रिजर्व बैंक आज करेगा मौद्रिक नीति की समीक्षा। आधार दरों में कटौती पर सबकी नजर। दिसंबर महीने में कोर सेक्टर की विकास दर गिरी। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुए भारत, चीन और रूस। कहा आतंकियों को मिलने वाली वित्तीय और सामरिक सहायता पर लगे तुरंत रोक। केजी गोटो और नायुकावा की हत्या के बाद जापानी विदेश नीति को लेकर छिड़ी बहस। कहा सभी देशों को अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का मिले अधिकार। Oh